आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है स्टूडेंट, है ना। इस चैप्टर के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, क्लास 6 की जो डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक है वहां से चैप्टर लिया है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कुछ माई इंग्लिश माई वर्ड बैंक करके कुछ है, कुछ ग्रामर का भी पोर्शन है। ये सारा का सारा एक ही वीडियो में मैं पूरे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं। लेट्स गो इजी फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, देखो। व्हाट वाज द कोड वर्ड सेड बाय द टू बॉयज। वो जो टू बॉयज थे स्टूडेंट, टॉम के जो फ्रेंड्स थे, उनके द्वारा कौन सा कोड वर्ड बोला गया, काफी ऑफुल वर्ड था, वो था ब्लड। ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर। सेकंड, वेयर हैड टॉम डिसाइडेड टू गो। कहाँ जाने के बारे में सोचा था, कहाँ जाने का डिसाइड किया था टॉम ने। आंसर है जैक्सन्स आइलैंड। जैक्सन्स आइलैंड में जाकर के वो एक पायरेट बनना चाहता था, समुद्री डाकू। ठीक है ना। एट वॉट टाइम डिड दे लैंड ऑन द शोर। ऑन द शोर मतलब उस आइलैंड में, जैक्सन्स आइलैंड के किनारे पर, शोर पर, किनारे पे वो कितने बजे तक पहुंच गए थे। 2 o'clock, 2 बजे तक वो पहुंच गए थे। ठीक है ना। वॉट डिड द थ्री बॉयज प्लान टू बिकम। वो 3 बॉयज का क्या प्लान था, क्या बनने की प्लानिंग थी उनकी, है ना। वॉट डिड द थ्री बॉयज प्लान, क्या प्लान किया था उन्होंने टू बिकम, बनने का। क्या बनना चाहते थे वो, सेलर, सोल्जर, नो स्टैंड, वो तो पायरेट बनना चाहते थे, समुद्री डाकू। ठीक है ना। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो क्या है। टिम कार्टर वैंट अलॉन्ग विद टॉम एंड हक। नहीं, टिम कार्टर तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है स्टूडेंट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये फॉल्स है। टॉम एंड हिज फ्रेंड्स लोडेड द बोट। टॉम और उसके दोस्त ने लोड कर दिया बोट को विद फूड दे हैड ब्रॉट फ्रॉम होम। हाँ, जो घर से फूड लेके आए थे उसको नाव में डाल दिया, है ना, उसको लोड कर दिया वहां। सही बात है, ट्रू है ये। आफ्टर ब्रेकफास्ट द बॉयज लैड एंड टॉक्ड अंडर द ट्री। सही बात है, ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लेट गया और पेड़ के नीचे थोड़ा सा बातचीत वो करने लगे। ठीक है ना, तो ये बात सही है क्या स्टूडेंट। आफ्टर ब्रेकफास्ट द बॉयज लेड एंड टॉक्ड अंडर द ट्री। हाँ सही है, ट्रू कर दो तो। ठीक है, ओके। नहीं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ सही है स्टूडेंट, पेज नंबर 86 में दिया हुआ है ना। 4th लाइन ऊपर से आप देखेंगे, वहां लिखा है आफ्टर ब्रेकफास्ट दे ले अंडर द ट्री टू टॉक। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, जो मैंने लगाया है वो। ओके, आगे देख लेते हैं। आप चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। द पीपल इन द फेरी, जो लोग थे जो नाव में, वर हंटिंग फॉर फिश। नहीं, वो फिश पकड़ने नहीं आए थे, फिश का शिकार करने नहीं आए थे, वो इन दोस्तों को ढूंढने आए थे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ओके, अ स्टेप हेडेड, ये जो स्टेप अहेड है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता। देखो क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंड अ स्टेप अहेड में, है ना। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड टॉम गो टू जैक्सन्स आइलैंड। क्यों गए थे टॉम जैक्सन आइलैंड में, क्यों गए थे। आंसर देखो इसका, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड एंड लोनली। क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था और अकेला था। ही थॉट दैट नो बडी लव्ड हिम। उसे लगता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता। ठीक है ना। सेकेंड, वॉट वर द नेम्स ऑफ टॉम्स फ्रेंड। टॉम के जो दोस्त थे उनका क्या नाम था स्टैंड। जो हार्पर एंड हकल बैली फिन वर द नेम्स ऑफ टॉम्स फ्रेंड। ठीक है, टॉम्स फ्रेंड्स होना चाहिए, यहाँ पर एस लिख लेना आप। ठीक है, मैंने एस नहीं लिखा और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो टॉम के जो दोस्त लोग थे उनके नाम क्या थे, जो हार्पर एंड हकलबेरी फिन। ओके। थर्ड, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ जैक्सन्स आइलैंड। जैक्सन्स आइलैंड की लोकेशन क्या थी, कहां पर था वो। आंसर देखो, इट वॉज 3 miles बिलो एसटी पीटर्सबर्ग। एसटी पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से 3 miles बिलो, मतलब नीचे की तरफ वो था। ठीक है, आगे देखो। वॉट वर द पीपल इन द फेरी लुकिंग फॉर। जो नाव में जो लोग आए थे वो क्या कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे। लुकिंग फॉर मतलब तलाश कर रहे थे किस चीज की। आंसर देखो, दे वर लुकिंग फॉर द बॉडीज ऑफ द 3 बॉयज। इन 3 बॉयज की बॉडीज को वो ढूंढ रहे थे। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। अब यहां पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट एट द डिसअपीयरेंस ऑफ द 3 बॉयज। डिसअपीयरेंस मतलब खो गए थे वो 3 बॉय, इस पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया। तो आंसर देखो,
ऑल द पीपल इन द लिटिल टाउन ऑफ एस टी पीटर्सबर्ग वर वेरी सैड, सबके सब काफ़ी सैड थे। प्रेयर्स हैड बीन सैड फॉर द मिसिंग बॉयज़, काफ़ी प्रेयर की गई इन मिसिंग बॉयज़ के लिए ऑन संडे, और संडे के दिन बेल्स बिगेन टू रिंग एट द चर्च। ठीक है, चर्च में बेल्स भी बजने लग गई। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज टॉम फीलिंग सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। ठीक है ना। टॉम सॉरी फील क्यों कर रहा था, जो कुछ भी उसने किया था, है ना, घर से भागकर उस जैक्सन आइलैंड में चले गया था, पायरेट बन गया था, ये सब किया, और इसके लिए सॉरी फील क्यों कर रहा था। आंसर देखो, ही वॉज फीलिंग सॉरी बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड दैट हिज आंट लव्ड। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसकी आंट क्या करती थी, उसे प्यार करती थी, एंड मिस्ड हिम अ लॉट, उसे प्यार करती थी, उसे बहुत ज़्यादा याद भी करती थी, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा। ही हर्ड हिज आंट, उसने सुना था अपनी आंट को से कहते हुए दैट कि ही वॉज नॉट अ बैड बॉय, कि वो एक बुरा लड़का नहीं है, एंड ही हैड नेवर डन एनी हार्म टू दैम, और उसने कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आंट पॉली को, है ना, आंट पॉली उनके फैमिली को। ठीक है ना। ऐसा कहते हुए उन्हें उसने सुना, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील वो कर रहा था। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, why did Tom try to persuade his friends to stay back on the island? Why did Tom try to persuade? Persuade मतलब मनाने की कोशिश क्यों किया टॉम ने अपने दोस्तों को कि हम क्या करें, यहीं पर रुक जाएंगे आइलैंड में, ऐसा। आंसर देखो, टॉम ट्राइड टू डू सो, टॉम ने ऐसा करने की कोशिश किया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू गो बैक ऑन संडे, क्योंकि वो संडे के दिन वापस जाना चाहता था, है ना। इट वॉज द डे ऑफ प्रेयर्स फॉर द मिसिंग बॉयज एट द चर्च, ये वो दिन था जिस दिन मिसिंग बॉयज के लिए, है ना, प्रेयर्स की जाने वाली थी चर्च में, तो उस दिन थोड़ी सी अलग टाइप की एंट्री वो देना चाहता था, सबको सरप्राइज कर देना चाहता था। ठीक है। When did the boys came back? वो बॉयज कब वापस आए? How were they received in the village? और विलेज में, गांव में उन्हें किस तरह से रिसीव किया गया, कैसे उनका स्वागत किया गया, है ना। आंसर देखो, द बॉयज केम बैक ऑन संडे एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स इन द चर्च, चर्च में प्रेयर्स का जो टाइम था उस दिन ये बच्चे वापस आए। आंट पॉली, मैरी एंड द हार्पर्स हग्ड द बॉयज, उन्होंने गले से लगा लिया बॉयज को, एंड कवर्ड देम विद किसेस, और उन्हें किस करने लगे, प्यार करने लगे। द सॉन्ग वाज संग, और एक गाना भी गाया गया, टू प्रे द गॉड, भगवान से प्रे करने के लिए। ओके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन के आंसर हो गए स्टूडेंट। अब हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल है, यहां पर देख लो स्टूडेंट क्या है, देखो। By this time, Tom was crying quietly to himself, but he went on listening. इतने समय तक तो जो टॉम था वो अंदर अंदर रोने लग रहा था, लेकिन वो सुनता रहा। He heard them say, उसने उन्हें सुना कहते हुए कि this was Wednesday night, कि जो रात है वेडनेसडे की रात है। If the boys were still missing on Saturday, अगर सैटरडे तक बॉयज मिसिंग ही रहते हैं, स्टिल मिसिंग मतलब सैटरडे तक भी मिसिंग ही रहते हैं, तो प्रेयर्स वुड बी सैड फॉर दैम इन द चर्च, तो चर्च में प्रेयर्स की जाएगी उनके लिए। ठीक है ना। तो व्हाट वाज टॉम लिसनिंग टू, पहला सवाल, यहां पर टॉम क्या सुन रहा था स्टूडेंट, तो आंसर देखो, टॉम वाज लिसनिंग टू आंट पॉली सेइंग समथिंग अबाउट हिम इन प्रेज। समझो, टॉम किसको सुन रहा था, आंट पॉली को सुन रहा था, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, समथिंग कुछ कहते हुए, अबाउट हिम उसके बारे में, इन प्रेज मतलब तारीफ में, उसकी तारीफ में कुछ कहते हुए सुन रहा था वो आंट पॉली को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु वर द मिसिंग बॉयज इन दिस लाइन्स, ठीक है, कौन है मिसिंग बॉयज इन लाइन्स में। आंसर देखो, टॉम, जो हार्पर एंड हकलबेरी फिन वर द थ्री मिसिंग बॉयज, यही वो तीन मिसिंग बॉयज है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, What was Tom crying? Why मतलब क्यों? Why was Tom crying quietly? चुपचाप क्यों रो रहा था टॉम। आंसर देखो, because he had realized, क्योंकि उसे महसूस हो गया था that his aunt Polly loved him, कि उसकी आंट जो पॉली है वो उन्हें प्यार करती थी, और उससे तो गलतफहमी थी, मुझे डांट दी मतलब मुझे प्यार नहीं करती, ऐसा वो समझता था, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो रो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सेकंड सवाल। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और नोट्स जरूर बनाना है आपको चैप्टर्स की। ओके, आगे देखो, नॉट अ वर्ड अगेंस्ट माई टॉम नाउ दैट ही हैज गॉन, अब जबकि वो चला गया, गुजर चुका है, तो उसके खिलाफ एक भी वर्ड नहीं चलेगा। गॉड विल टेक केयर ऑफ हिम, भगवान अब उसकी देखभाल करेगा। ऐसा कौन कह रहा है, आंट पॉली कह रही, किससे कह रही है, सिड से कह रही है ना। तो देखो, हु स्पोक दिस लाइन, आंसर आएगा आपका
आंट पॉली, आंट पॉली ने ये लाइन कही। टू हुम वॉज द लाइन स्पोकन, ये लाइन किससे कही जा रही है? आंसर देखो, द लाइन वॉज स्पोकन टू सिड, ये लाइन सिड से कही जा रही है, ठीक है ना। थर्ड, व्हाई डिड द स्पीकर फॉरबिड स्पीकिंग अबाउट टॉम, ठीक है, जो स्पीकर है ना, फॉरबिड मतलब वो मना कर रहा है ना, स्पीकिंग अगेंस्ट टॉम, टॉम के खिलाफ कुछ भी कहने से क्या कर रहा है? फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा स्पीकर, मतलब आंट? आंसर देखो, बिकॉज स्पीकर मतलब जो बोल रहा है कौन है? आंट पॉली है। तो मना क्यों कर रही है टॉम के खिलाफ कहने से जो को? तो आंसर देखो, बिकॉज आंट पॉली वॉज मिसिंग टॉम, क्योंकि आंट पॉली बहुत मिस कर रही थी टॉम को, एंड फीलिंग सॉरी फॉर हर हार्ड बिहेवियर टूवर्ड्स टॉम, और थोड़ा सा सॉरी महसूस कर रही थी कि उसने हार्ड बिहेवियर क्यों किया, इतना कड़क व्यवहार क्यों किया, सख्त व्यवहार, क्या ना, किसके लिए? टॉम के लिए। इस बात के लिए थोड़ी सी सॉरी भी फील कर रही थी, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो, माई वर्ड बैंक, ठीक है, माई वर्ड बैंक मैं अगले पेज में आपको लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट, ये है आपका माई वर्ड बैंक असली, ठीक है। बात को समझना, यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही आसान है इसके, है ना, आप खुद ही बना लोगे। देखो कॉन्सेप्ट समझो, क्या होता है हमारे पास किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। और हेल्पिंग वर्ब जब भी आती तो मेन वर्ब तो आती ही है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कई बार फर्स्ट फॉर्म आ जाती, मेन वर्ब की कभी सेकंड फॉर्म आ जाती, मेन वर्ब की कभी थर्ड फॉर्म आ जाती, मेन वर्ब की कभी आईएनजी वाली फॉर्म भी आ जाती है। पहली फॉर्म मतलब जैसे एक वर्ब गो ले लेता हूँ, गो की पहली फॉर्म क्या होती है? V1 गो। V2 अगर लेंगे तो देखो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ यहाँ, देखो पहली फॉर्म तो गो की गो होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है ना, गो वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, GONE गॉन। आईएनजी फॉर्म गो की क्या होती? गोइंग। तो सबकी फॉर्म आपको पता है। जैसे ईट का, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। ईट क्या हो गई? पहली फॉर्म। एट क्या हो गई? V2 सेकंड फॉर्म, पास्ट की फॉर्म। ईटन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म, V3 जिसको बोला है ना। और ईटिंग क्या हो गई? आईएनजी फॉर्म। क्या हो गई स्टूडेंट? ईटिंग, देखो VING मतलब ईटिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है, जैसे गोइंग है। समझ गए? ये फॉर्म के बारे में पता ही आपको वर्ब की, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ रेड कलर में जो है इतना ही कॉन्सेप्ट है, सारी एक्सरसाइज बन जाएगी स्टूडेंट। देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको समझो, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, हैज, हैव या हैड, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। या उल्टा नियम, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी यूज हुई है, कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, हैव या हैड में से ही कुछ ना कुछ आएगी। समझ गए स्टूडेंट? इस बात को समझो आप लोग, ठीक है ना। हैज, हैव या हैड ही आपकी आने वाली है हेल्पिंग वर्ब, अगर थर्ड फॉर्म आपकी दी हुई है मेन वर्ब में, तो ठीक है ना। अगर आपको पहली फॉर्म है, मेन वर्ब का काम आपकी पहली फॉर्म कर रही, जैसे कि गो, ईट, ड्रिंक, रन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मेन वर्ब बनी है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन बनेगा? डू, डज या डिड बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। जब भी वर्ब, जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आपके पास आई है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या बनेगी? इज, एम या आर बनेगी, ठीक है। आप बोल रहे हो सर हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड तीनों बन जाएगी क्या? तीनों बन जाएगी? नहीं, कोई एक बनेगी। कैसे पता चलेगा? देखो देखो मैंने क्या पहला रूल क्या बताया कि हैज हेल्पिंग वर्ब बनती है, यहां पर डज बनती, यहां पर इज बनती, लेकिन वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। देखो पहले तो यहां देख लिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसी में से आएगा। अब तीन में से कोई एक ही लेना है ना, तो सब्जेक्ट बताएगा। देखो सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, इट अगर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है सब्जेक्ट, राम, मोहन, सुरेश, ऐसा कुछ, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब आप हैज, हैव, हैड में से सिर्फ हैज चुनोगे। डू, डज, डिड में से आप डस चुनने की कोशिश करना, ठीक है ना। डिड भी चुन सकते हो, डिड का कोई रूल नहीं है। या फिर इज, एम, आर में से इज चुनोगे, ठीक है। ऐसा आपको करना है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है कोई भी, है ना, प्लूरल मतलब ज़्यादा, SAIS लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आपको हैव या डू लगाना है। हैज, हैव, हैड में से हैव चुनना है और डू, डज में से डू चुनना है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका आई है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से क्या चुनोगे? एम चुनोगे। आई के साथ एम आता है स्टूडेंट। और इज, एम, आर में से चुनने की बात आई, और सब्जेक्ट अगर वी है, दे है, एनी प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आर चुनोगे। और इज कब चुनोगे? इज कब चुनोगे? जब आपको सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम ऐसा कुछ हो तो। समझ गए?
अभी आ जाएगा समझ में, प्रैक्टिस कर लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है घबराने की बात नहीं, क्लियर तो होना ही होना है बच्चों, है ना। देखो अब जो ऊपर जो रूल बना है उसे कॉपी में लिख लो और वहां पर देखते जाओ, और अब मैं जो समझा रहा हूं उसको देखना। देखो यू गोइंग, यहां पर देखो मेन वर्ब क्या है, ये तो यू तो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है गोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और मैंने क्या बोला है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तब क्या सिलेक्ट कर रहा है हमें, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर, क्या आएगी, इज एम आर। तो मतलब कि सर यहाँ पर तो तीन तीन ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इज भी लगा सकता हूँ, एम भी या आर भी, लेकिन हमें तो लगाना कुछ एक ही है। तो अब आपको बताएगा इस सब्जेक्ट की क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। देखो आपको दो ही चीज की जरूरत है, एक तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म की तो इज एम आर आएगा, अब सब्जेक्ट बताएगा कि इज एम आर में से भी क्या आएगा। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या आता है, देखो यू के साथ मैंने आपके लिए लिख दिया है इज, तो यू के साथ नहीं आता। यहां पर देखो आर आता है, वी दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट, यू के साथ, यहाँ यू भी लिख लेना, एक लिस्ट में यू भी लिखते हैं ना, है ना। यू के साथ भी क्या आता है, आर आता है ना। यू आर माई फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं, है ना, यू आर अ गुड स्टूडेंट बोलते हैं ना, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे स्टूडेंट, आर। तो आर यू गोइंग टू थर्सडे, क्या आप थर्सडे को जा रहे हैं, है ना। हाउ लॉन्ग इट, सब्जेक्ट क्या है, इट, टेक हिम टू रीच ऑफिस, इट के साथ क्या आएगा, और पहले सब्जेक्ट है इट और मेन वर्ब है टेक। बात को समझना, टेक क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म मेन वर्ब है, और पहली फॉर्म जब आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनता है, डू डज या डिड, बताया था मैंने। डू लगाना है या डज लगाना है या डिड लगाना है, लेकिन डिड तो ऑप्शन में है ही नहीं, डिड तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। देखो ईट है और टेक है, बात को समझना है ना। ईट सब्जेक्ट है, टेक क्या आपकी वर्ब है, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट डिड तो लगाया नहीं, तो हमें डू या डज में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है, इट, इट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, डज ही आएगा। ऊपर लिस्ट में आप देख लेना, तो इससे यहाँ पर डज लगाएंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू रीच ऑफिस, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है ना। थर्ड में देखो दे इंजॉय, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। अब यहां पर देखो मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म और सब्जेक्ट है दे, दोनों दो ही चीज देखना है, मेन वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, मतलब सीधी से बात है कि इज एम आर आएगा। अब इसमें से क्या आएगा, इज एम आर में से वो बताएगा आपका सब्जेक्ट दे, है ना, दे सब्जेक्ट है, ये कलर लेता हूं। तो इज एम आर में से क्या लेंगे, दे के साथ क्या आता है, आर आता है स्टूडेंट। आई रहता तब एम लगाते, ही सी इट किसी का सिंगुलर नाम रहता तब इज लगाते, ऊपर मैंने लिखा है। तो यहां पर क्या आएगा, आर दे इंजॉइंग द गेम्स, ऐसा हो जाएगा। आगे देखो व्हाट, सब्जेक्ट कुछ नहीं करना, यू है सब्जेक्ट। राइटिंग क्या है आपका, मेन वर्ब, राइटिंग, राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए इज एम आर ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर, लेकिन यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या आता है, आर, तो ये आर आप लगा लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन की भी जरूरत नहीं स्टूडेंट, पर ठीक है ऑप्शन दिया है, अच्छी बात है। अनुरम, कहीं कहीं ऑप्शन की जरूरत है वैसे। अनुरम ऑलरेडी फिनिश्ड इट, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही काम हो चुका है। फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब क्या आए, हैज़, हैव या हैड आए, सही बात है ना। अब यहाँ पर तो हैड तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर डिड नॉट तो आएगा नहीं, डिड वाला काम ही नहीं, क्योंकि डिड के बाद तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। अब यहाँ हैव आएगा कि हैज़ आएगा, या फिर नॉट आएगा, क्या नॉट तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब पहले ही हो गया है, तो नॉट की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा सीधे हैज़। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैज़। व्हाट हैज़ यू राइटिंग, नहीं, ये फिफ्थ में चूज करना है ना, तो हाँ फिफ्थ में हैज़ आएगा। अनुरम हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड इट, अनुरम ने इसे पहले फिनिश कर दिया। सिक्स में देखो क्या आएगा, हैव लिखा है और ये आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पर हैव बन गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनी, तो वर्ब की पहली फॉर्म है हैव। हैज़ हैव पहली फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, पहली फॉर्म है, तो आई के साथ क्या आएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आई हैव टाइम टू डू इट येट, येट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ येट का मतलब समझना बहुत जरूरी। येट का मतलब होता है एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, इसलिए यहाँ पर आएगा डिड नॉट। आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू इट येट, येट मतलब उस समय मेरे पास टाइम नहीं था ये करने का, यहाँ पर आएगा डिड, ठीक है स्टूडेंट। हैव नॉट नहीं आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, समझ में आ गया।
हैव नॉट नहीं आएगा क्योंकि हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, डज नॉट नहीं आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और पहली चीज़ यहाँ येट लगा हुआ है इसलिए वो पास्ट का रेफरेंस दे रहा है एक्चुअली यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटर में। डज नॉट हैव ऐसा नहीं आएगा, डू नॉट हैव आता, क्योंकि देखो डज नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डज आई के साथ नहीं आ सकता ना, सही बात है ना। डू नॉट होता तो चल जाता, आई डू नॉट हैव टाइम टू डू इट येट, पर यहाँ एट येट भी है, समझ लो आप इस चीज़ को। डिसाइडेड लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, हैज़ हैव या हैड आएगा, तो यहाँ हैड तो है नहीं तो हैज़ या हैव में से ही आएगा, और सब्जेक्ट है यू तो यू के साथ हैव आता है तो यहाँ पर आ जाएगा हैव यू डिसाइडेड येट, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, ठीक है। ही लिखा है, टेक लिखा है, टेक वर्ब की पहली फॉर्म है, ही है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू डज या डिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा है, डिड ही टेक मैथमेटिक्स क्लासेस, तो यहाँ डिड भी आ सकता है स्टूडेंट, लेकिन पास्ट का तो कोई यहाँ पर नाम नहीं है, पास्ट के जैसा कुछ वर्ड नहीं आया, यस्टरडे या जो भी है 3 days अगो ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे हम, डू या डज में से ले लेंगे। यहाँ आएगा डज, क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि ही के साथ डज आता है, सही है, आई के साथ डू आ जाता है ना। स्वाति कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ या हैव ही आएगा, लेकिन स्वाति है इसलिए यहाँ पर हैज़ आएगा, स्वाति हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है ना। अब ले लेते हैं लर्निंग ग्रामर क्या है। लर्निंग ग्रामर में क्या करना है, अ क्लॉज इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, है ना। आई एम अ पीस लविंग पर्सन, ठीक है ना। पारुल कुकड कॉलीफ्लावर इन अ नॉन स्टिक डिश फॉर द गेस्ट, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट भी या फिर प्रेडिकेट का भी काम करते तो उसको बोलते हैं क्लॉज। जैसे कि देखो, तो क्लॉजेज विच इंडिकेट टाइम व्हेन सम एक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड टाइम क्लॉज। कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ क्लॉज कुछ नहीं है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप है ना, वो टाइम को शो कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम क्लॉज। जैसे कि ये जो है जितने भी क्लॉज है टाइम को शो करते हैं, है ना, किसी चीज़ के पहले या बाद में, किसी समय से पहले, किसी समय से बाद में, किसी समय तक, किसी समय में, इस टाइप से, ठीक है ना। जैसे आई विल मेक फूड आफ्टर, किसके बाद, मैं खाना बनाऊंगा किसके बाद, आई कलेक्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तो टाइम ही तो बता रहा है, जब सारे इंग्रेडिएंट्स सामान मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे तभी मैं खाना पकाऊंगा बनाऊंगा, ऐसा बोल रहा है ना। तो वैसे ये सब टाइम को शो करते, तो इसका आंसर ही मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, मीनिंग समझा देता हूँ। वी विल स्टे हियर अंटिल, यहाँ पर क्या आएगा, अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते तब तक हम यहीं पर रुके रहेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। अंटिल मतलब तब तक। आई विल कम एंड सी यू, मैं आऊँगा और तुमसे मिलूंगा, सी का मतलब मिलना है। आई हैव टाइम व्हेन आई हैव टाइम, जब मेरे पास टाइम होगा तब, तो मीनिंग से करना है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, है ना। वी शैल बी रेडी एज सुन एज यू आर, जैसे ही आप रेडी हो जाओगे वैसे ही हम भी हो जाएंगे, है ना। गिव मी अ कॉल, गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करना, फोन करना। एज सुन एज, जैसे ही यू रीच द स्टेशन, आप जैसे ही स्टेशन में पहुंचेंगे तो आप मुझे कॉल करना, ठीक है ना। आई विल गो आउट फॉर शॉपिंग आफ्टर द गेस्ट्स लीव, जो मेहमान है वो चले जाएंगे उसके बाद ही, तो आफ्टर मतलब उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ आफ्टर ही आएगा, बिफोर तो नहीं आएगा ना। यू डू नॉट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक, जितने समय तक के लिए, ही इज़ योर फ्रेंड, जब तक कि वो तुम्हारा फ्रेंड है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई विल नॉट ईट लंच, मैं लंच नहीं खाऊंगा, अंटिल, जब तक कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, जब तक कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट ना करूँ मैं लंच नहीं करूँगा। आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगा किसके बाद, आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एट ऑफिस, ऑफिस में अपना काम खत्म करने के बाद ही मैं घर जाऊँगा, इसलिए आफ्टर लिखा है। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एज सुन एज, जैसे ही, आई गेट देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा, गेट मतलब वहाँ पहुँचने से, है ना। आई गेट देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा आपको इन्फॉर्म करूँगा। या आफ्टर भी लगा सकते हैं, आफ्टर आई गेट देयर, लेकिन आई गेट देयर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा वैसे ही इन्फॉर्म करो, जैसे इन्फॉर्म करने की बात है, किसी को कॉल करने की बात है, वहाँ एज सुन एज ही लगाना होता है, क्योंकि ये काम तुरंत करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।